सो टुडेज टॉपिक सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई के अंदर आता है कंज्यूमर सरप्लस। ओके, कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली इजी लैंग्वेज में बोले तो क्या है? आपने कितने पैसे किसी प्रोडक्ट के लिए दिए हैं? फॉर एग्जाम्पल एक आइसक्रीम है, यू आर पेइंग 20 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर आइसक्रीम यू वॉन्ट टू हैव, बट यदि वो 30 की होती तो भी तुम ले लेते। तो तुम तो रेडी थे ना 30 पे करने के लिए, बट स्टिल 20 पे किया, तो 10 का तुमको एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी मिल रहा है, बेसिकली वो जो एक्स्ट्रा मजा है उसको हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। सो कंज्यूमर सरप्लस पहला चीज याद कर किसने बनाया था। कंज्यूमर सरप्लस वॉज प्रोपाउंड बाय एल्फ्रेड मार्शल, और एल्फ्रेड मार्शल ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। सबसे पहले याद कर किसने बनाया कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट, तो आंसर है एल्फ्रेड मार्शल। और एल्फ्रेड मार्शल कौन है? एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। ओके, साथ में याद भी करते जाओ, है ना, समझना भी है और अपने को लर्न भी करना है साथ में। कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ वेलफेयर दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए, इट इज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, कि वो हमने कंज्यूम करके कुछ भला हुआ है, हमारा सेटिस्फैक्शन मिला है हमको। तो कंज्यूमर सरप्लस मेजर ऑफ मनी नहीं है, मेजर ऑफ वेलफेयर है, दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला पॉइंट नंबर 3, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट इट। तो मैं उसको लिए बिना चले जाऊं प्रोडक्ट को, उससे अच्छा तो मैं ये पे कर दूं, और मैं जितना भी मुझे यूटिलिटी मिल रही है ना वो ज्यादा है और उसकी प्राइस कम है, तब कंज्यूमर सरप्लस होगा। व्हेन एमयू इज इक्वल टू प्राइस इट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये एग्जाम में आया हुआ है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब है? जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर है, दैट इज यदि मान लो 20 रुपीज का आइसक्रीम है, दैट इज प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 20, और तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम हो गया। उसके आगे अब तुम और नहीं खरीदोगे कि प्राइस 22 रुपीज है और तुमको मार्जिनल यूटिलिटी 20 मिल रही है, तो तुम नहीं खरीदोगे। या तो तुमको कंज्यूमर सरप्लस में रहना पड़ेगा या इक्विलिब्रियम में। द मिनट जहां पर प्राइस बढ़ गई और मार्जिनल यूटिलिटी कम है, यू विल स्टॉप बाय। ओके, इसका एग्जाम्पल देख एक, और पहले फॉर्मूला याद कर, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स एट दैट पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? ये एमसीक्यू में आया हुआ है। नाउ पॉइंट नंबर 5, फाइंड कंज्यूमर सरप्लस। देख, मार्जिनल यूटिलिटी किसी चीज की 20 और प्राइस 10 है, तो 20 - 10 मेरे पास सरप्लस हो गया 10। ठीक है, अब सेकंड वाला देख, मार्जिनल यूटिलिटी 16 है और प्राइस 10 है, तो भी 16 - 10 अभी भी मेरे पास सरप्लस है 6। अब देख, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है 10 और 10, तो ऐसे में कंज्यूमर सरप्लस 0 है, बट वेयर एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, तो ये इक्विलिब्रियम की प्लेस है, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है और प्राइस भी 10 है, वो इक्विलिब्रियम की प्लेस है। अब देख, यदि मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ 4 है और प्राइस 10 है, यू विल नॉट बाय ओनली ना, क्योंकि मुझे यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है, तो इस केस में मैं क्यों खरीदूंगी? तो मैं कब तक खरीदूंगी? जब तक मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होती है तब तक खरीदूंगी, उसके आगे नहीं खरीदूंगी। सो टोटल कंज्यूमर सरप्लस इस केस में कितना हुआ? 10 + 6 + 0, तो 10 + 6 16 मेरा टोटल कंज्यूमर सरप्लस हुआ। पॉइंट नंबर 6, कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट फॉर किस किस को? ये थ्योरी लगा के आप, जैसे गवर्नमेंट है तो अपने टैक्स के हिसाब से वो कब तक प्राइसेस, कब तक ज्यादा टैक्स लगाती जाए, कौन से गुड्स पे लगाए। तो कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी फर्म्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक थ्योरी मेकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा चौथा कोई भी पॉइंट आता है एमसीक्यू में तो तुम उसको क्रॉस करोगे। कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्म्स, गवर्नमेंट, economic theory making. Next is point number 7. Consumer surplus is equal to what a consumer is ready to pay minus what he actually pays. मैं तो रेडी थी 30 रुपीज भी वो आइसक्रीम के पे करने के लिए, बट 20 की आइसक्रीम है, तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस मिला वो 10 का मिला। what a consumer is ready to pay minus what he actually pays. Point number 8,
The concept of consumer surplus is derived from law of diminishing marginal utility. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट डिराइव कहाँ से हुआ है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से डिराइव हुआ है. एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ यूनिट द यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग. तो आप जैसे जैसे और कंज्यूम कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी गिरती जा रही है. एक पॉइंट पे पता चला कि अब कोई यूटिलिटी नहीं है, जीरो हो गई, और उसके बाद आप कंज्यूम करना ही बंद कर दोगे. तो ये एग्जाम में आ सकता है. कंज्यूमर सरप्लस का लॉ डिराइव कहाँ से हुआ, लॉ ऑफ डीएमयू से हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हुआ है. याद कर पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 9, टू मेजर सरप्लस वी सी मार्जिनल यूटिलिटी. इतनी देर से अभी बोल रही हूँ कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट में मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, तब तक कंज्यूम करेंगे. तो मार्जिनल यूटिलिटी देखना है. मान लो किसी चीज की प्राइस पी है, ठीक है, बट मैं तो रेडी थी ना, वाई पेमेंट करने तक भी मैं रेडी थी. ग्राफ देखो, तो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये कंज्यूमर सरप्लस है. एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, एमयू इज इक्वल टू पी पे. एरिया डीपीआर विच इज द शेडेड एरिया is called as consumer surplus. I was ready to pay price Y, but actual price P है. तो वो जो ट्राइंगल एरिया है वो कंज्यूमर सरप्लस है. अब ये डायग्राम थोड़ा तुम ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई. पॉइंट नंबर 11, when price of a commodity reduces then consumer surplus increases. देखो पहले डायग्राम ध्यान से देख, पहले प्राइस P थी, है ना, तो उस समय कंज्यूमर सरप्लस क्या था, एपीई. ट्राइंगल एपीई शेडेड पार्ट स्मॉल ए कंज्यूमर सरप्लस था. अब प्राइस गिर के पी से पी वन हो गई है, प्राइस गिर के पी से पी वन हो गई है, तो कंज्यूमर सरप्लस तो बढ़ा ना, ए पी वन एफ, ए पी वन एफ हुआ. लेकिन इसमें ओल्ड के कस्टमर कितने, एग्जिस्टिंग कस्टमर कितने, इस पे क्वेश्चन आता है. तो अभी वो डिस्कस कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना. when price is P, consumer surplus is APE. जब प्राइस P थी तो जो पहला वाला ट्राइंगल है APE वो कंज्यूमर सरप्लस था. when price falls to P1, P से P1 प्राइस गिर गई, न्यू इक्विलिब्रियम इज F. तो नया इक्विलिब्रियम E की बजाय F हो गया, नया इक्विलिब्रियम E की बजाय, क्योंकि नीचे आया ना प्राइस, P से P1 आया, तो E की बजाय नया इक्विलिब्रियम भी नीचे आया, F हुआ. तो पहला क्वेश्चन, व्हेन प्राइस फॉल्स तो इक्विलिब्रियम भी नीचे आएगा. तो when price falls to P1, new equilibrium is F. And new consumer surplus is A small a plus small b plus small c. तो पहले जो consumer surplus सिर्फ shaded part A था, अब consumer surplus क्या हो गया, small a plus small b plus small c. ये पूरा एरिया कंज्यूमर सरप्लस हो गया जब प्राइस गिरी तो. नेक्स्ट देख, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम P टू P1, P से P1 प्राइस गिरी, व्हाट इज द चेंज, आंसर B प्लस सी इज द चेंज. क्योंकि देखो ना, A तो ऑलरेडी था तुम्हारे पास, तो ये जो शेडेड एरिया है B प्लस सी, ये चेंज है. और से P P1 F E, P P1 F और E, ये जो नया बॉक्स निकल रहा है ना P P1 F E, या तो ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन में जिसको तुमको चेंज मानना है, या फिर स्मॉल b और स्मॉल c वो चेंज का एरिया है. और नया टोटल कंज्यूमर सरप्लस पूछा तो वो कितना होगा, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी. ठीक है, व्हेन ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, व्हाट इज स्मॉल ए स्मॉल बी प्लस या स्मॉल सी. तो स्मॉल ए क्या था, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर ओरिजिनल सरप्लस स्मॉल ए था. मतलब जो ऑलरेडी जो कंज्यूमर्स है ना, उसका एग्जिस्टिंग जो सरप्लस था वो स्मॉल ए था. ठीक है, एक मिनट ना, इसको छोटा करती हूँ मैं. ओके, तो स्मॉल ए जो है ना वो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स का सरप्लस है. स्मॉल बी, स्मॉल बी क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉल बी डिनोट्स एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स ही हैं बट उनका न्यू सरप्लस है. स्मॉल बी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स का न्यू सरप्लस है. वापस से समझो, स्मॉल ए क्या है, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स का ओरिजिनल सरप्लस. स्मॉल बी प्राइस गिरने के कारण एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स का न्यू सरप्लस. एंड बॉक्स जो ये सी है ना, न्यू कंज्यूमर्स का कंज्यूमर सरप्लस है. तो ए और बी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स का है, सिर्फ जो बॉक्स सी है वो न्यू कंज्यूमर्स का कंज्यूमर सरप्लस है. वापस रिपीट करियो, स्मॉल ए एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स का ओरिजिनल सरप्लस, स्मॉल बी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स का न्यू सरप्लस,
स्मॉल सी न्यू कंज्यूमर्स का कंज्यूमर सरप्लस. When price falls from P to P1, the increase in consumer surplus is both rectangle B and triangle C. तो दोनों हो गया ना, ये रेक्टेंगल बी जो बन रहा है और ट्राइंगल सी जो बन रहा है, ये दोनों न्यू कंज्यूमर सरप्लस में आ गए हैं. दैट इज बी प्लस सी, या इसको हम कैसे बोल सकते हैं, पी पी वन एफ ई. लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व cost benefit analysis which takes into account consumer surplus. भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देख क्या बोला उसने. लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जहां जहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है कि इतना कॉस्ट लगाया, इतना खर्चा किया, तो मुझे बेनिफिट क्या मिला. लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, वहां पे हम किसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं. आंसर कंज्यूमर सरप्लस है, एमसीक्यू के रूप में पास पेपर में आया हुआ है. पॉइंट नंबर 13. पॉइंट नंबर 13, कंज्यूमर सरप्लस बी इनफाइनाइट. कैन इट बी इनफाइनाइट, मतलब मुझे जो चाहिए, मतलब मेरा जो सरप्लस है वो इनफाइनाइट है, मैं नंबर्स में पता ही नहीं कर पा रही हूँ कि सरप्लस कितना है. क्या ये हो सकता है? तो आंसर इज यस. Yes, in case of necessities, marginal utility of earlier units are infinitely large. जो marginal utility होती है ना necessities के केस में, स्टार्टिंग में तुम कुछ भी दोगे नेसेसिटी, जैसे कि मैं बोलूँ कि नमक, फूड, ये सब तो बहुत जरूरत है. तो स्टार्टिंग के केस में जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो इनफाइनाइटली लार्ज होती है. इन सच केस द कंज्यूमर सरप्लस इज ऑलवेज इनफाइनाइट. तो यदि वो पूछे कि क्या कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट हो सकता है, तो आंसर इज हाँ, हो सकता है. कब? marginal utility in earlier units are infinitely large. In such case the consumer surplus is always infinite. तो ये कंज्यूमर सरप्लस के बारे में ये सब पूछ सकता था. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं. मिस मतलब जो गुड्स का डिमांड परफेक्टली नहीं. ओके, चलो सप्लाई के बारे में फटाफट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं. तो सप्लाई, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. तो प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्रोड्यूसर के नजर से देखना है. तो सप्लाई का कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा. प्राइस पी और क्वांटिटी क्यू है, प्राइस P1 बढ़ी तो सप्लाई भी तो Q1 ही बढ़ेगी ना. तो प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट वाज योर पॉइंट नंबर 1. अब आ जा पॉइंट नंबर 2 पे. फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई के अंदर क्या है? सप्लाई फंक्शन, सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशन अभी अभी मैंने बोला है, सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशन डायरेक्ट होता है. दैट इज प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी. ये अपन ने प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो रिलेशनशिप को अपन कैसा बोलेंगे? डायरेक्ट रिलेशनशिप. डायरेक्ट रिलेशनशिप अपन बोलेंगे उसको. ओके, एंड एक ही मिनट, इसको हटाना पड़ेगा. अभी देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दो रिलेटेड गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. दो रिलेटेड गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? इसकी बजाय ये ले ले तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं ना, कि इसकी बजाय ये ले ले, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स. टी की बजाय कॉफी चलेगा, ठीक है, बॉल पेन की बजाय इंक पेन चलेगा. तो वो सारे के सारे हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, बराबर. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. वी सेल टी, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, टी सप्लाई विल डिक्रीज. तो यदि मान लो मैं जो भी सामान बेच रही हूँ, तो बीस हम लोग टी बेच रहे हैं, इफ प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, तो अपने आप टी का सप्लाई विल डिक्रीज, क्योंकि अब मैं क्या टेम्प्ट होंगी बेचने के लिए,
कॉफी, क्योंकि कॉफी बेचने में मुझे ज्यादा कमाई नजर आ रही है। ओके, सो वी विल शिफ्ट आवर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस कॉफी, मतलब हम वही प्रोड्यूस करेंगे ना मुझे जिसमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मैं वो क्यों प्रोड्यूस करूंगी जिसमें मुझे प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट मैं बोलती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, साथ साथ में जो यूज होते हैं उन्हीं को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर। इफ सप्लाई ऑफ ब्रेड राइजेस, सप्लाई ऑफ बटर बटर विल ऑटोमेटिकली राइज ना। यहाँ पे गलती क्या होती है कि डिमांड करके सोचना चालू हो जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। तो डिमांड करके मत सोचना, सप्लाई करके सोचना कि एक गुड का प्राइस यदि बढ़ेगा तो दूसरा गुड भी तो मार्केट में और आएगा ना जो उसके साथ यूज हो रहा है, उसका भी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में अपना रिलेशन देखो कैसा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स सप्लाई का इनवर्स रिलेशन होता है, जबकि डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे एमसीक्यू बन रहा है भाई। सब्स्टिट्यूट गुड्स में सप्लाई का इनवर्स रिलेशन और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन। याद करने का क्या तरीका है, उस समय जल्दी से याद भी तो आना चाहिए। डी फॉर डिमांड, डी फॉर डायरेक्ट रिलेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो रही है। और एस आई करके याद कर, सप्लाई का इनवर्स रिलेशन होता है, ऐसे करके याद कर। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में उल्टा पकड़ ले, सप्लाई का डायरेक्ट, डिमांड का इनवर्स, जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में सप्लाई का इनवर्स और डिमांड का डायरेक्ट। ये तेरे को ध्यान करना पड़ेगा, ये एमसीक्यू के रूप में आ सकता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। सो इफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, मान लो मैं टी शर्ट बना के बेच रही हूँ और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कपड़ा, लेबर, ये सभी महंगा है, तो भाई मेरे को भी शर्ट महंगा ही बेचना पड़ेगा। मैं इनपुट महंगा होगा तो अल्टीमेटली आउटपुट महंगा ही होगा ना। तो इफ प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इज हाई, सप्लाई विल बी लो, क्योंकि एक इतना ही बजट है ना मेरे पास। तो यदि इनपुट की प्राइस हाई है तो जो चीज मैं सप्लाई कर रही हूँ उसकी प्राइस भी हाई होने वाली है। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक बजट है, उतने बजट में ही मुझे काम करना है, तो क्योंकि इनपुट मेरा ज्यादा पैसे में आ रहा है तो अब मुझे सप्लाई को लो करना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप कैसा हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब हाई होती है तो सप्लाई कैसी करनी पड़ती है, मुझे कम करनी पड़ती है, लो करो, क्योंकि मैं उतने ही बजट में काम कर सकती हूँ। तो रिलेशनशिप मेरा इनवर्स पकड़ता है। ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये थी लेटेस्ट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है तो हाई प्रोडक्शन होगा। और आउटडेटेड पुरानी घटिया घटिया टेक्नोलॉजी से तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारा लो प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखो, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। यार यदि गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल हो, है ना, अपने को हेल्प करती है प्रोडक्शन में, तो अपन ज्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे। और मान लो खूब टैक्स लगाएगी, खूब टैक्स, यदि गवर्नमेंट ने टैक्स ही बढ़ा दिया है, ज्यादा मेरा पैसा तो एज एंटरप्रेन्योर वो टैक्स में लेके गई, तो मैं कहां से प्रोड्यूस करूं फिर। तो जब टैक्स हाई होता है, सप्लाई लो होती है, बिकॉज मेरे को तो उतने ही बजट में काम करना है। मैं एग्जांपल देती हूँ, 100 रुपए मैंने कमाए, उसमें से पहले गवर्नमेंट 10% टैक्स ले रही थी, तो मेरे पास तो 90 बच रहा था ना बिजनेस करने के लिए। बट अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, 40% टैक्स ले रही है, तो मेरे पास तो 100 - 40 सिर्फ 60 बचा बिजनेस करने के लिए। तो जब टैक्स हाई होता है ना तो सप्लाई लो हो जाता है। तो रिलेशनशिप कैसा बैठा अपना, इनवर्स। एंड सब्सिडी मतलब जो हेल्प गवर्नमेंट देती है, जब सब्सिडी हाई होती है मतलब गवर्नमेंट की हेल्प ज्यादा मिल रही है मुझे, मान लो फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है प्रोडक्शन करने के लिए, मान लो मैं सोलर पैनल बना रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, इसलिए गवर्नमेंट भी मुझे हेल्प दे रही है। तो जब सब्सिडी हाई है तो सप्लाई भी हाई होगी। तो ये रिलेशन कैसा हो गया आपका, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 5 अपन ने किया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सप्लाई। तो मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में जो रिलेशनशिप है उसको लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम से मैं ध्यान से पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इसको लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पेरिशेबल गुड्स।
पेरिशेबल गुड्स मतलब जल्दी से 24 आवर्स के अंदर खराब होने वाले, जैसे कि फिश हुआ, एग्स हुआ, मीट हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, फ्लावर्स हुआ, ये सब पेरिशेबल गुड्स हैं। तो पेरिशेबल गुड्स कर्व इज वर्टिकल, लेबर सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। देखो लेबर का सप्लाई कर्व भी तो एक बार जाके ऊपर और फिर पीछे बैकवर्ड मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम the labor will prefer leisure over work, इसलिए perishable goods supply curve is vertical, labor supply curve which is backward bending, that is एक पॉइंट के टाइम जो सप्लायर है उसको ये लगेगा किसी भी प्राइस में बेच दे यार, नहीं तो ये तो रात तक जीरो ही होने वाला है, फिर कौन खरीदेगा अगले दिन वो बासी सामान। इसलिए बैकवर्ड बेंडिंग पेरिशेबल गुड्स का भी वर्टिकल लेबर सप्लाई कर्व विच इज बैकवर्ड बेंडिंग, ये बात ध्यान रखना। अब इक्विलिब्रियम देख कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दे। जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करें वहां पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, टी इज इक्वल टू एस, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी, ई इक्विलिब्रियम है जहां डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो सप्लाई घटेगी, बट इस लॉ के एक्सेप्शंस है क्या, एग्रीकल्चरल गुड्स, बिकॉज जरूरी नहीं है कि, जरूरी नहीं है कि है ना मॉनसून देखो अच्छा नहीं हुआ, यदि खराब हुआ तो फिर क्या करेंगे भाई, मॉनसून अच्छा नहीं है तो एग्रीकल्चरल गुड्स पे लॉ ऑफ सप्लाई लगेगा ही नहीं, क्योंकि जितना प्रोडक्ट है उतना ही तो है ना, उसके ऊपर मैं कहाँ से लाके और प्रोड्यूस कर लूंगी। बेटा डोर, डोर खोल, डोर खोल। सो एग्रीकल्चरल गुड्स डिपेंड्स ऑन रेन मॉनसून, ना कि प्राइस पे, वो प्राइस पे डिपेंड ही नहीं करते। एग्रीकल्चरल गुड्स डिपेंड्स ऑन रेन एंड मॉनसून। पेरिशेबल गुड्स पे लॉ ऑफ सप्लाई लगता ही नहीं है, पेरिशेबल गुड्स पे बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व लगता है। रेयर गुड्स या एंटीक जैसे कि पिकासो की पेंटिंग है, अभी है उतनी है ना, और कहां से लेकर आऊं पिकासो की पेंटिंग, तो इवन व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीज ही नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं नया लेकर ही नहीं आ सकती तो लॉ ऑफ सप्लाई उसके ऊपर कैसे लगेगा। तो तीन चीजें अभी तक किया है वो लर्न कर, एग्रीकल्चर गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, रेयर गुड्स या एंटी गुड्स, इन पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता। और चौथा लेबर, लेबर बैकवर्ड बेंडिंग कर्व, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लेबर विल प्रिफर लेजर ओवर अर्निंग वेजेस, एंड उसके एक लेवल तक तो वो पैसा बढ़ाएंगे ना तो अपने आवर्स ऑफ वर्क भी बढ़ाएगा, उसके बाद और पैसा बढ़ा वो अपने आवर्स ऑफ वर्क घटा देगा, तो वो बढ़ने की बजाय बैकवर्ड बेंड कर दिया। तो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई पहले चार पक्के कर, एग्रीकल्चर गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, रेयर गुड्स या एंटिक्स लाइक पिकासो की पेंटिंग एंड लेबर। देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सिर्फ एक टाइप की होती है बच्चों, ये पक्का करो। प्राइस इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डिमांड मत लिखना, डिमांड नहीं पढ़ रहा है, सप्लाई पढ़ रहा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा या जो ये ट्राइंगल सा बना हुआ है ना, डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। ये जो ट्राइंगल है ना इसको डेल्टा बोलते हैं, है ना, और इसका मतलब होता है चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब पांच तरह का प्राइस इलास्टिसिटी होता है, जीरो याद करा रही हूं अभी साथ में कर लेना पक्का। 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो क्या है भाई, तू प्राइस बढ़ा, तू प्राइस घटा, हम तो सप्लाई चेंज कर ही नहीं सकते। तो जब सप्लाई चेंज ही नहीं कर सकते तो एक लाइन, चाहे तू P1 पे जा चाहे तू नीचे आके P0 बना ले, ठीक है, प्राइस बढ़ा या घटा कोई चेंज नहीं हो सकता सप्लाई में। एट दैट टाइम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, दैट इज इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन प्राइस। Perfectly inelastic supply, vertical supply curve which is parallel to your y-axis, vertical supply curve which is parallel to your y-axis, elasticity zero, price से कुछ नाता ही नहीं, ठीक है, मतलब तू बढ़ प्राइस या तू घट प्राइस में सप्लाई अपनी जगह से हिलने वाली नहीं। ओके, तो इलास्टिसिटी जीरो है, जीरो मतलब वर्टिकल लाइन पैरेलल टू योर वाई एक्सिस। अब नेक्स्ट देख, इनिशियल
ओरिजिन से निकल के सप्लाई करती है ना। मतलब देख सप्लाई कर्व टचेस द ओरिजिन, ठीक है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट हुआ ना। ओरिजिन को टच करके जब सप्लाई कर्व निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1। और 1 का नंबर तू याद रख, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। हियर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी। ऐसा यदि लाइन है, बीच में से लाइन निकल रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये लाइन में इधर वाला जो पार्ट है एग्जैक्टली वो दूसरा ये वाले लाइन के भी इक्वल पार्ट है ना, दो में अपन ने इसको डिवाइड कर दिया है। तो मैं बोल रही हूँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1। Here delta Q, that is change in quantity, is exactly equal to delta P, that is change in price. तो हम बोलेंगे 1। अब देख, यदि तेरा इस तरह से वर्टिकल लाइन था स्टैंडिंग पैरेलल टू योर y एक्सिस, तो मैं बोल रही थी कि तेरा सप्लाई कर्व का इलास्टिसिटी 0 है। अब इस लाइन को ऐसे कर, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू योर x एक्सिस, तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। एंड अपन परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इंफिनिटी। तो जब भी ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो हम बोलते हैं इसको परफेक्टली इलास्टिक। अब देख, प्लीज ध्यान से देखना, एक था ओरिजिन के बीच में से निकल रहा है, अब दो केस दिखाती हूँ। ओरिजिन के अंदर, ठीक है, अंदर से निकल रहा है, और दूसरा केस देख, देखो डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ओरिजिन के बाहर, ओरिजिन के बाहर जो बाहर से निकल रहा है वो ऐसे फ्लैट कर्व है, फ्लैट है, फ्लैट है। लेकिन जो ओरिजिन के अंदर से निकल रहा है, अंदर अंदर एक्स और वाई एक्सिस के अंदर, वो ऐसा स्टीप कर्व जा रहा है, स्टीप कर्व जा रहा है, स्टीप कर्व जा रहा है। तो यदि मैं बोलूं steep curve, relatively less elastic supply, relatively less elastic supply where elasticity of supply is less than 1। जब भी स्टीपर कर्व होगा ना, चाहे डिमांड में हो चाहे सप्लाई में हो, जब भी स्टीपर होता है ना तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। और मैंने इसको याद कराने के लिए क्या बोला था, ये आई मैजिका की स्लाइड है, शट करके ऊपर से नीचे आ जाता है, आई मैजिका की स्लाइड में ऊपर से नीचे आ जाता है फास्ट एकदम, लेस देन 1 मिनट। तो स्टीपर सप्लाई कर्व है ना, तो लेस देन 1 मिनट ऐसा याद कर, स्टीप आई मैजिका की स्लाइड, लेस देन 1 मिनट तो ऊपर से झूल के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब भी स्टीपर सप्लाई कर्व है, जब ओरिजिन से अंदर कर्व निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। तो स्टीपर में हमेशा रिलेटिवली लेस इलास्टिक एंड लेस देन 1। अब फ्लैटर कर्व आ, सप्लाई में फ्लैटर कर्व मतलब ओरिजिन के बाहर से, फ्लैटर कर्व मतलब ओरिजिन के बाहर से, ठीक है। तो फ्लैटर कर्व मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। फ्लैटर कर्व तो अपने सोसाइटी का स्लाइड मानते, आराम से बच्चा मोर देन 1 मिनट झूल झूल के आ रहा है, फ्लैट है एकदम, फ्लैट है वो स्लाइड। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, तो फ्लैटर में ग्रेटर देन 1, और इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। अब सबको साथ में देख, देख एक सप्लाई कर्व, ऐसा राउंड सप्लाई कर्व बनाया है, इसका ऊपर वाला पार्ट भी ध्यान से देख और नीचे वाला पार्ट भी ध्यान से देख। तो यदि तू P4 और P3 के बीच में देखेगा बेटा, P4 और P3 के बीच में ध्यान से देख, तो क्या हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्टीपर है, तो इलास्टिसिटी कैसे, स्टीप में तो फटाफट नीचे आ जाते हैं ना, तो लेस देन 1। लेकिन जैसे जैसे कर्व नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, P1 और P2 के बीच में देख, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, elasticity is greater than 1, that is it is flatter। अब फॉर्मूला एक बार वापस देख ले, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। तो एस बेसिकली है क्या, क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। अब ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का रीजन क्या है, चेंज इन ओन प्राइस, प्राइस इसका रीजन है। जबकि शिफ्ट है रीजन अदर देन प्राइस, लाइक टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, मॉनसून चेंज हो गया, कोई फ्लड फेमाइन आ गया, तो उससे शिफ्ट होता है। तो बड़ा नाम जो है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड,
उसका रीजन है चेंज इन ऑन ओन प्राइस, और जो छोटा नाम है चेंज इन सप्लाई, उसका रीजन क्या है, रीजन अदर देन प्राइस, लाइक टेक्नोलॉजी, लाइक बोल सकते हैं कि है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किसी में चेंज, वो सब। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का दो बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, जिसको और फर्दर काटते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में। चेंज इन सप्लाई में इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज होता है, ये देखो डायग्राम पूरा ध्यान से देखो। Expansion in supply is upward movement on the same supply curve. Why? प्राइस P1 से P2 हुई, प्राइस P1 से P2 हुई, प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाइड को तो बढ़ना ही है, Q1 से Q2 हुई, तो अपवर्ड मूवमेंट ऑन सेम सप्लाई कर्व इज नोन एज एक्सपेंशन, whereas downward movement on the same supply curve is known as contraction. expansion का रीजन क्या है, rise in price, contraction का रीजन क्या है, fall in price। जबकि इंक्रीज और डिक्रीज बाजू वाला, ये देख, इंक्रीज जो है एस एस जो सप्लाई कर्व है उससे राइट में शिफ्ट हो गया S1 और तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस तो सेम ही है ना, प्राइस तो पी की पी पे ही पड़ी हुई है सेम, जबकि एस एस से सप्लाई कर्व S2 शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो एक्सपेंशन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व, contraction downward movement on the same supply curve, rightward shift increase in supply, leftward shift decrease in supply। next topic arc elasticity, सिर्फ फॉर्मूला याद कर, डेल्टा एस दैट इज चेंज इन सप्लाई अपॉन S1 प्लस S2 ओरिजिनल सप्लाई और न्यू सप्लाई इनटू P1 प्लस P2 ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस अपॉन डेल्टा पी। एक बार वापस फॉर्मूला याद कर आर्क इलास्टिसिटी का, डेल्टा एस अपॉन S1 प्लस S2 इनटू P1 प्लस P2 अपॉन डेल्टा पी। यदि तो रिकॉर्डिंग देख रहा है तो इसको पॉज करके एक बार फॉर्मूला लर्न करना, फिर तू आगे जा। ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला कर, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लर्न कर। प्राइस मैकेनिज्म देख अभी ध्यान से, price mechanism where there is increase in demand and increase in supply both taking at same point of time। डिमांड इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड जाएगा ना डिमांड कर्व, डी से D1 डी से D1 डिमांड इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड जाएगा, सप्लाई इंक्रीज होगी तो SS से S1 सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड। जब भी इंक्रीज होता है चाहे डिमांड चाहे सप्लाई, वो राइटवर्ड शिफ्ट लेता है। तो डिमांड कर्व जो डी था इंक्रीज इन सप्लाई हुआ तो D1 चला गया, उसके बाद सप्लाई कर्व जो SS था, देख तू यदि इंक्रीज इन सप्लाई हुआ है तो वो S1 चला गया। तो उस समय में जब D1 और S1 डी से D1 चला गया, SS से S1 चला गया, तो आप देखो कि प्राइस P सेम ही है बट इक्विलिब्रियम आउटपुट बढ़ गया है। प्राइस P सेम ही है, इक्विलिब्रियम आउटपुट राइजेस, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, व्हेन there is increase in demand and increase in supply both at the same point of time, what is the effect on equilibrium? तो आंसर क्या होगा, प्राइस remains same, price remains constant but equilibrium output rises। क्वेश्चन नंबर 15 देख, when price of substitute rises, substitute का प्राइस राइज होगा, डिमांड कर्व विल डैश। तो सब्सटीट्यूट का प्राइस राइज हो गया है तो वो हमको ही चूज करेगा ना, हमारे सब्सटीट्यूट, मान ले हम कोको कोला बेच रहे और पेप्सी हमारा सब्सटीट्यूट है, पेप्सी का प्राइस राइज हो गया तो कोको कोला हमारी ज्यादा बिकेगी ना, ज्यादा बिकेगी मतलब हमारी प्राइस तो चेंज नहीं हुई पर उनकी प्राइस चेंज हो गई थी, तो मेरी प्राइस तो सेम है। तो जब मेरी प्राइस सेम रहेगी तो वेरिएशन इंक्रीज डिक्रीज तो वर्ड यूज हो ही नहीं सकता, इन वेरिएशन और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड तो यूज हो ही नहीं सकता, इंक्रीज वर्ड होगा ना यूज। प्राइस मेरी सेम है तो भी मेरी डिमांड बढ़ गई क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर ने अपनी प्राइस बढ़ा दी थी, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, shift towards the right, that is increase in demand। and when price of input falls, supply बढ़ जाएगी, in that case it is increase in supply, that is factor of production कोई भी हो, यदि उसकी प्राइस गिरी है तो अब तो माल सस्ता मिल रहा है तो मैं और ज्यादा बना पाऊंगी, तो सप्लाई विल राइज, इन दैट